हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं। इससे संबंधित हमने पहले 3 वीडियोज की हैं। पहली क्लास में हमने देखा है जो संविधान की प्रस्तावना होती है, संविधान का प्रीएम्बल है, उसके बारे में। दूसरी वीडियो में हमने देखा है संविधान के प्रमुख भागों को, और तीसरी वीडियो में हमने देखा है संविधान की अनुसूचियों को या शेड्यूल्स को। तो आज हम देखेंगे संविधान का भाग 1, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो संविधान का भाग 1 जो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, उसके बारे में आज हम देखेंगे, पूरा उसे डिटेल में समझेंगे। इसके पहले की तीनों वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह से जीके जीएस की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए करेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हम संविधान की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम मूल विधि को कवर करेंगे पूरा। और एक बार अगर आप संविधान और मूल विधि को कवर कर लेते हैं तो आप 25 से 30 प्रश्नों को बहुत आसानी से सही कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में संविधान से रिलेटेड 18 से 20 प्रश्न और मूल विधि से रिलेटेड लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपके संविधान और मूल विधि कवर कर लेने के बाद आपके जीके जीएस के लगभग 25 से 30 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी जितने भी संभावित प्रश्न या इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी की हम तैयारी करेंगे। तो आपके एग्जाम से पहले आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप एग्जाम में बहुत आसानी से 25 से 30 प्रश्न सही कर लेंगे, और ये एक अच्छा स्कोर है सिलेक्शन लेने के लिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे संविधान के भाग 1 को। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक को शामिल किया गया है। इन्हीं चारों आर्टिकल्स को आज की क्लास में हम समझेंगे। जब हमने संविधान के भाग वाला चैप्टर किया था तो हमने समझा था कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और इंग्लिश में इसे लिखा गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये चीज आपको याद होगी, जब हमने संविधान के भाग देखे थे तो हमने देखा था कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में, और ऐसे ही हमने सारे संविधान के भाग याद किए थे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको ये समझना है कि संविधान के कुल 22 भाग होते हैं। इसमें संविधान के कुल अनुच्छेद हैं 395 और अनुसूचियां हैं 12। तो संविधान के भाग हम पढ़ चुके हैं और संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स को हम पढ़ चुके हैं। हमें अब पढ़ना है संविधान के भागों के अंदर जितने भी आर्टिकल्स को लिखा गया है उन्हें। तो संविधान के भाग 1 के अंदर आर्टिकल 1 से 4 तक को शामिल किया गया है। तो अब देखिए, बारी बारी से देखते हैं कि संविधान के 1, 2, 3 और 4 में क्या लिखा गया है। तो संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 4 शामिल किए गए हैं, ये बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ यूनियन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है वह है यूनियन। आपसे पूछा जाता है कि संविधान के भाग 1 में या संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का डैश 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 है। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं संघ, फेडरल, यूनियन, या आपको कोई एक ऑप्शन और दे दिया जाएगा। तो आपको कभी भी संघ टिक करके नहीं आना है, क्योंकि संघ हिंदी में जिसे संघ कहा जाता है उसे इंग्लिश में यूनियन और फेडरल दोनों कहा जाता है। यूनियन और फेडरल के बारे में डिफरेंस अभी हम समझेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कभी भी आपको संघ टिक करके नहीं आना है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ या यूनियन है, और इंग्लिश में इसे ही लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, समझिए यूनियन और फेडरल और कन्फेडरल में डिफरेंस क्या है। यूनियन, फेडरल और कन्फेडरल बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन हिंदी में यूनियन और फेडरल दोनों को ही संघ कहा जाता है।
जबकि कन्फेडरल को परिसंघ कहा जाता है। तो यूनियन जो हमने अपनाया है, यानी जो भारत देश ने अपनाया है, उसमें समझिए कौन कौन सी बातें होती हैं। इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होते हैं, राज्यों के पास कम शक्तियां होती हैं और राज्य चाहे तो बड़ी आसानी से केंद्र से अलग हो सकते हैं। वहीं पर फेडरल जो है वो यूनियन से बिल्कुल अलग अवधारणा है, बिल्कुल अपोजिट होती है इसके, लेकिन हिंदी में दोनों को संघ ही कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फेडरल में केंद्र के पास कम शक्तियां होती हैं, राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती हैं और इसमें राज्य चाहें तो बड़ी आसानी से केंद्र से अलग हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं, यहाँ केंद्र के पास कम शक्तियां होती हैं। यहाँ पर राज्यों के पास कम शक्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती हैं। यहाँ राज्य चाहे तो केंद्र से आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी आसानी से राज्य केंद्रों से अलग हो सकते हैं, केंद्र से अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, ये इसमें एग्जाम्पल है इंडिया और इसका एग्जाम्पल है यूएसए यानी अमेरिका। यानी अमेरिका के संविधान में फेडरल शब्द को लिखा गया है या वहां पर फेडरल अवधारणा को अपनाया गया है। कन्फेडरल या परिसंघ बिल्कुल संघ के, ये फेडरल की तरह की अवधारणा है। इसमें केंद्र के पास कम शक्तियां होती हैं, राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती हैं और राज्य चाहे तो बड़ी आसानी से केंद्र से अलग हो सकते हैं। तो अब देखिए आप यूनियन, फेडरल और कन्फेडरल में डिफरेंस को समझ चुके होंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने संविधान में यूनियन शब्द को ही क्यों लिखा, फेडरल शब्द क्यों नहीं लिखा। तो देखिए आपको पता है आजादी के समय भारत 552 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इसमें से कई सारी ऐसी रियासतें थी जो किसी भी कीमत पर भारत के साथ मिलना नहीं चाहती थी, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहती थी। अंग्रेजों ने ऑप्शन दिया था सभी रियासतों को कि या तो वो भारत के साथ मिल जाएं या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या वो चाहें तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो इनमें से देखिए यहाँ पर हैदराबाद रियासत था, यहाँ पर हैदराबाद रियासत थी। हैदराबाद किसी भी कीमत पर भारत के साथ मिलना नहीं चाहता था। इधर यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपने आप को हमेशा स्वतंत्र रखना चाहता था, जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर जूनागढ़ रियासत थी और वो भी भारत में मिलना नहीं चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी। आपको पता है हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था, यहाँ पर सेना भेजनी पड़ी थी। यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया था, तब जाकर के जूनागढ़ भारत में मिला था। इसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो इन्होंने हमारे साथ समझौता किया और तब जाकर के ये भारत में शामिल हुए। और वर्तमान परिदृश्य में देखिए यहाँ पर खालिस्तानी हमेशा अलग देश बनाने की मांग करते रहते हैं। अगर इनको मौका मिले तो नॉर्थ ईस्ट अपना एक अलग देश बना लेगा, इनको मौका मिले तो यहाँ से साउथ इंडिया अपना अलग देश बनाना चाहेगा। तो देखिए अगर हमने फेडरल शब्द को अपनाया होता तो इनमें से राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती और केंद्र कम शक्तिशाली होता। इसके अलावा राज्यों के पास अधिकार होता कि वो बड़ी आसानी से देश से अलग हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, इधर खालिस्तान, जम्मू कश्मीर, हर तरफ अलग अलग देश बनाने की मांगे चल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो समय समय पर मांग उठाते रहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं भारत से या स्वतंत्र होना चाहते हैं। अब अगर हमने फेडरल शब्द को अपना लिया होता तो इनके पास पावर होती, ये भारत से बड़ी आसानी से अलग हो जाते। और अभी 552 से भी ज्यादा रियासतों में हो सकता है पूरा देश बटा होता या देश के अंदर 552 से भी ज्यादा देश बन गए होते। लेकिन इतनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी ये राज्य देश से अलग नहीं हो पाए। क्यों? सिर्फ इस एक आर्टिकल की बदौलत, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर यहाँ पर यूनियन की जगह फेडरल लिखा होता तो ये सारे राज्य बड़ी आसानी से देश से अलग हो जाते और देश के अंदर बहुत सारे देश बन जाते। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो भी संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा था कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा, लेकिन किस प्रकार का संघ? तो यूनियन होगा, ये फेडरल नहीं होगा। यानी राज्य इसमें आसानी से देश से अलग नहीं हो सकते।
फिर देखिए इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, राज्यों और यूटीज के नाम अनुसूची 1 में दिए जाएंगे। जब हमने अनुसूची वाला चैप्टर किया था तब हमने देखा था अनुसूची 1 में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नाम। आपको पता है वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। यहाँ पर हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। इसके पहले देखिए हमारे पास 29 स्टेट थे यानी 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे यानी 7 यूटी थी। आपको पता है जम्मू कश्मीर को विभाजित करके एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया और एक लद्दाख बना दिया गया और इन दोनों को यूटी बना दिया गया यानी इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिला करके एक ही यूटी यानी एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। इन 28 राज्यों के नाम और ये 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इन सभी के नाम अनुसूची 1 में लिखे गए हैं। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 1 में। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र होगा उसे 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। यानी भारत का जो पूरा क्षेत्र होगा भौगोलिक क्षेत्र उसे 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। इसमें से पहला होगा राज्य जिसे स्टेट कहेंगे हम, दूसरा होगा यूटी जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाएगा और तीसरा होगा अर्जित क्षेत्र यानी जो भी क्षेत्र इसे में बाद में ऑक्युपाइड किए जाएंगे भारत के द्वारा। राज्य आपको पता है भौगोलिक रूप से बड़ी संरचना होती है, यूटी जो होती हैं वो भौगोलिक रूप से काफी छोटे स्थान होते हैं लेकिन ये सामरिक या राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। तो देखिए हमने संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में समझ लिया। अनुच्छेद 1 के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें देखना है संविधान का अनुच्छेद 2, 3 और 4। तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य या क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। यहां से आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि अगर किसी विदेशी राज्य या क्षेत्र को भारत में मिलाना है तो ये कार्य कौन कर सकता है। आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे राष्ट्रपति, संसद या राज्य विधान सभाएं या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि किसी भी विदेशी क्षेत्र या राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो ये कार्य करेगी संसद। और ये काम करने के लिए यानी भारत में अगर किसी भी विदेशी राज्य या क्षेत्र को शामिल करना है तो इसके लिए संसद को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा लेकिन राष्ट्रपति ना नहीं कह सकता। इसमें राष्ट्रपति बाध्य है कि उसे हाँ ही कहना है या उसे अनुमति देना ही है। तो आपको ये पॉइंट इसमें याद रखना है कि संसद राष्ट्रपति को पहले से सूचित करेगी कि हम इस राज्य या क्षेत्र को जो विदेशी है अब हम भारत में मिलाने जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य है अनुमति देने के लिए, वह इसके लिए ना नहीं कह सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर उदाहरण देखिए, क्या संसद ने कभी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया है? तो हाँ, सिक्किम को संसद ने 16 मार्च 1975 को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में मिलाया था और सिक्किम इसका यानी भारत का 22वां राज्य बना था। तो आपको याद रखना है सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत में शामिल किया गया था और यह भारत का 22वां राज्य बना था। तो देखिए इसके पीछे की पूरी कहानी है। आपको पता है भारत में बहुत सारी देसी रियासतें पाई जाती थी। सिक्किम भी ऐसी ही एक रियासत हुआ करती थी जो स्वतंत्र थी, जो भारत में शामिल नहीं थी। लेकिन सिक्किम ने खुद आकर कहा था कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उस समय जो चीन था वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। मैप में अगर आप देखें तो देखिए, अगर हम यहाँ पर मैप बना लेते हैं, ये बहुत अच्छा मैप नहीं है लेकिन इससे आपको समझना है कि कैसे
क्या बात हुई थी। ये देखिए इस तरह से मैप है। आपको ये बहुत अच्छा मैप नहीं है, लेकिन आपको इससे काम चला लेना है। यहाँ पर देखिए चाइना है, आपको पता है ये क्षेत्र चाइना है। चाइना अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था और वो तिब्बत को ऑक्युपाई कर चुका था, यानी तिब्बत को इसने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया था। लेकिन चीन ने तिब्बत के लोगों के साथ उस समय बहुत ज्यादा बर्बरता बरती थी। यहाँ के बहुत सारे लोगों को इसने मार दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी एक फैमिली में 2 लोग हैं तो उनको इसने बहुत दूर दूर भेज दिया था। मान लीजिए यहाँ पर तिब्बत में रहने वाली किसी फैमिली में 2 मेंबर रह रहे हैं, तो एक को मान लीजिए उसने यहाँ पर भेज दिया, एक को यहाँ पर भेज दिया, एक को यहाँ पर, ऐसे दूर दूर भेज दिया था, ताकि ये कभी भी फिर से एकत्रित ना हो पाए, कोई आंदोलन ना कर पाए और अपनी आजादी के लिए कोई क्रांति ना कर पाए। तो जब यहाँ पर देखिए सिक्किम है, ये है सिक्किम। जब सिक्किम ने तिब्बत के साथ हो रही बर्बरता को देखा तो सिक्किम को यह डर था कि चाइना कुछ समय बाद सिक्किम को भी अपने राज्य क्षेत्र में मिला लेगा और वहां रहने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो सिक्किम ने भारत से मांग की थी कि हमें भारत में मिला लिया जाए। इसके बाद 35वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया गया था 1975 में और इसे भारत में मिला लिया गया था। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 3 को। अनुच्छेद 3 में लिखा है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, यहाँ पर आपको याद रखना है, किसी भी राज्य के नाम, सीमा और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पर सेम बात लिखी गई है। अनुच्छेद जो 2 था उसमें लिखा गया था कि संसद किसी विदेशी राज्य या क्षेत्र को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत में शामिल कर सकता है। यहाँ पर जो बात की गई है वो जो अभी भारत के राज्य हैं उनके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करने की बात की गई है। यह काम भी संसद करेगी और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करेगी। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है वो लिखे गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। इसके अलावा उत्तराखंड को बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर सन 2000 को। इसके अलावा झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य से अलग करके बनाया गया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत कम बार पूछा जाता है। आपसे क्रम पूछ लिया जाता है या डेट पूछ ली जाती है कि कौन से राज्य को कब बनाया गया था। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 आपको पता है जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 यूटी बना दी गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से। अब देखिए अनुच्छेद 2 और 3 को हमने समझ लिया। अब समझते हैं अनुच्छेद 4 को। ये जो संविधान का भाग 1 है उसका आखिरी अनुच्छेद है। आज का हमारा टॉपिक यहीं से पूरा हो जाएगा। तो अनुच्छेद 4 में लिखा गया है, संविधान का जो अनुच्छेद 2 है और जो 3 है उसमें संशोधन जो किया जाएगा उसे अनुच्छेद 368 के आधार पर किया गया जो संविधान संशोधन है वह नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इसे साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% वोट अगर किसी पार्टी के पास हैं तो वह ऐसा काम कर सकती है। और इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमने देखा था कि राष्ट्रपति को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है कि हम किसी राज्य क्षेत्र के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं या किसी विदेशी राज्य या क्षेत्र को भारत में मिलाना चाहते हैं, तो बाद में फिर उसके साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे वह साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। इनके लिए विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके अलावा इसे अनुच्छेद 368 के आधार पर किया गया संशोधन नहीं माना जाता है। तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं।